नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। एसी करंट शुरू करने जा रहे हैं और एसी करंट में कुछ कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको सीखने ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से और साथ साथ में कुछ कुछ कंसेप्ट के साथ थोड़े थोड़े MCQ भी करेंगे। चलिए, तो पहला है अपना एवरेज वैल्यू कैसे निकालें, मीन वैल्यू कैसे निकालें। दोनों एक ही बात हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालें। थोड़ा ज़रूरी है। देखो दोस्तों, आपने कहीं 11th में ऐसा पढ़ रखा होगा बेसिक मैथ्स में कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो जनरली ये होता है कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी की आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हो, आप करते हो ऊपर जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है आप उसका एडिशन यहाँ पे रखते हो और जहाँ से जहाँ तक की एवरेज वैल्यू निकाली है वो आप नीचे रखते हो। मतलब जितने नंबर की आपने एवरेज वैल्यू निकाली है वो नंबर आप नीचे रखते हो। ठीक है भाई, ये एवरेज वैल्यू अब तक हम ऐसे निकालते थे, लेकिन अब कैसे निकालेंगे। किसी भी फंक्शन की आपको अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, मान लो हमें y की ही एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए, तो y अगर x पे डिपेंड है तो आप क्या करो, ऊपर उसका एडिशन कर लो। यहाँ पे एडिशन कोई जनरल एडिशन नहीं, इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन ही होता है भाई। तो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, और हमने जहाँ से जहाँ तक का एडिशन करना है वो लिमिट रख देते x1 से लेके x2 तक। चलिए, ये हो गया एडिशन। और हमने कहाँ से कहाँ तक का एडिशन किया, x1 से लेके x2 तक। तो x2 माइनस x1 हम यहाँ डिवाइड भी कर ले। इसका मतलब कि हमने ऊपर एडिशन कर लिया, जहाँ से जहाँ तक का एडिशन करना था वो हमने कर लिया, और जहाँ से जहाँ तक का एडिशन करना था वो नंबर भी हमने नीचे रख दिए। ऐसे निकालते हैं एवरेज। तो बेसिकली बात वही हुई जो हम पहले करते थे, मीन वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो। जो हम पहले निकालते थे वैसे ही यहाँ निकाला। क्या किया हमने कि ऊपर हमने एडिशन कर लिया और नीचे जितना एडिशन किया वो x1 से लेके x2 तक एडिशन किया तो उससे हमने डिवाइड कर लिया। ये हो गई एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। चलिए ठीक है, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, मान लीजिए करंट दिया है, करंट, और वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है और आपको निकालने एवरेज वैल्यू, तो करंट का आप इंटीग्रेशन कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में। जहाँ से जहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है वो आप यहाँ लिमिट रख दो। इंटीग्रेशन करने के बाद डिवीज़न में मान लीजिए आपने 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन किया है तो 3 माइनस 1 ऐसे करना है। तो ये एडिशन हो गया, जहाँ से जहाँ तक का एडिशन किया उससे हमने डिवाइड कर लिया। चलिए, एक और बात, कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन दिया है तो हम इंटीग्रेशन कर लेते, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बार ऐसा होगा कि आपको भाई इक्वेशन दिया ही नहीं होगा। तो इक्वेशन आपको नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया होगा ग्राफ। जैसे आपको पता है कि अगर किसी भी ग्राफ का आप स्लोप निकाल लो तो वो डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। जी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ग्राफ का आप स्लोप निकाल लो तो वो डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। वैसे ही किसी भी ग्राफ का आप एरिया निकाल लो तो वो इंटीग्रेशन के बराबर ही होगा। तो अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप वहाँ पे एरिया निकाल लो ग्राफ का, और जहाँ से जहाँ तक का एरिया निकाल लो उससे डिवाइड कर लो। मान लो x1 से लेके आपने x2 तक एरिया निकाला है तो x2 माइनस x1 ये भी वो क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू ही दिखाएगा। चलिए, एवरेज का तो हो गया। अब RMS वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ पे पहले आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद आपको उसका रूट लेना है। अरे भाई, यही मेथड है, आप रट के रखो दिमाग में कि पहले आप करोगे स्क्वायर। अगर y की आपको RMS वैल्यू चाहिए तो पहले आप करोगे स्क्वायर, तो y का मैंने स्क्वायर कर लिया। अब उसकी निकालोगे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ dx के रिस्पेक्ट में, और ये इंटीग्रेशन कर लूँ मैं x1 से लेके x2 तक। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया स्क्वायर करके हमने इंटीग्रेशन कर लिया। और एवरेज निकालने के लिए काम करूँ मैं x2 माइनस x1। चलिए, x2 माइनस x1, ये स्क्वायर भी हो गया। यही मेथड से, बिल्कुल जो मेथड यहाँ पे थी यही मेथड से मैंने एवरेज निकाला, लेकिन y का नहीं, y के स्क्वायर का। स्क्वायर हो गया, एवरेज निकल गया। अब स्क्वायर रूट निकाल लो। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँ, चलिए, तो ये हो गई RMS वैल्यू।
चलो ठीक है, अगर आपको कोई भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है या तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए एक और बात, यहाँ थोड़ा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा है, जैसे आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया है I = A sin थीटा, तो यहाँ अपना करंट कुछ ऐसे चेंज हो रहा है साइन के साथ, ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कहीं पे आपको ऐसा दिया है कि I = A + B sin थीटा, ये चलो मैं आगे एक क्वेश्चन में भी लिया है मैंने, A + B sin थीटा ये क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे A तो कांस्टेंट है और B की वैल्यू साइन के साथ चेंज हो रही है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी A + B। अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसा दिया है A sin थीटा B cos थीटा, इसका एडिशन दिया है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू साइन का कोएफिशिएंट वैसे ही कोस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लो, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे मान लीजिए साइन स्क्वायर कहीं पे दिया है तो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू A ही हो जाएगी। चलिए ये डेटा थोड़ा याद रख लीजिए। अब हम करते हैं, हमने एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर निकाला, इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, चलिए हाँ एक और बात कि अगर एसी करंट आप पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा डेटा ये भी याद रखना पड़ेगा। ये हमने बिल्कुल वैसे ही निकाला है जहाँ पे मैंने आगे बताया बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो बार बार आएगा आपके क्वेश्चन में, कहीं पे आप कंसेप्ट पढ़ते वक्त बार बार आएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है I1 = I0 sin थीटा sin ω t, मतलब अपना करंट साइन की जैसे चेंज हो रहा है तो एक टाइम पीरियड पे मतलब एक कंप्लीट ओसिलेशन में, एक साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी I0 जो कि हमने आगे देखा, और जैसे ही हमने आगे देखा वैसे ही आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लो। ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आप याद रख लो तो भी बेहतर है। चलिए मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 कर लो तो ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू। चलिए I0 sin ω t, एक साइकिल पे इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू I0 हमने आगे ही देखा, और मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 कर लो तो ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू। चलिए मान लीजिए कभी आपको दिया है I0 sin ω t cos ω t, अगर कहीं पे से दिख जाए I0 sin ω t cos ω t, तो साइन और कोस दोनों दिए हैं तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा। अरे ध्यान से देखो दोस्तों, 2 sin थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 ω t हो जाएगा ये I0/2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया था, वो यहाँ पे रह गया, और मल्टीप्लाई किया था उसका हमने फॉर्मूला बना लिया sin 2 ω t। इसकी भी एक साइकिल पे एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू इसकी I0/2, और मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 कर लो तो ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू I0/2 √2। I0/2 तो था ही, डिवाइड बाई √2 कर लिया, ये हो गई इसकी आरएमएस वैल्यू, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2ω हो जाएगी। अगर मान लो आपको कहीं पे I0 sin ω t I0 cos ω t दिया है तो एवरेज वैल्यू इसकी भी 0 हो जाएगी। चलिए अब हमने जैसे आगे देखा था, दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके एडिशन करके स्क्वायर रूट निकाल लो तो I0² + I0² √2 I0² √2 I0 इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड बाई √2 कर लो तो आरएमएस वैल्यू I0 हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही रहेगी। एक और बात, थोड़ा डेटा ये भी याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछ लेंगे, तो ये भी याद रख लो कि अगर आपको कहीं पे ऐसा साइनोसॉइडल आपको दिख जाए, वेव फॉर्म दिख जाए, चाहे ये एसएचएम की बात हो या एसी करंट की बात हो, दोनों में से किसी की भी बात हो, अगर आपको आरएमएस वैल्यू पूछे ये साइन जैसा ही है, जैसे हमने देखा इसे साइन जैसा ही है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी I0/√2, 1/√2 माने 0.707 I0। चलिए हाफ साइकिल पे मतलब अगर इसका टाइम पीरियड t है तो 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक इसकी एवरेज वैल्यू 2I0/π हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यही फॉर्मूला से होगी।
ठीक है। लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आप डायरेक्ट याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ साइन आई नोट साइन ओमेगा टी रख लो, डी टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t/2 तक, यहाँ t/2 माइनस 0। अगर आप सोल्व करते जाओगे तो फाइनली आप यहाँ तक ही पहुँचोगे 2i0/पाई तक। चलिए, हाफ साइकिल पे इसकी एवरेज वैल्यू आपको याद रखनी है 2i0/पाई। RMS वैल्यू i0/√2, जैसे यहाँ हमने देखा था बिल्कुल यही फंक्शन की बात हो रही है। कहीं पे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिख जाए, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो RMS वैल्यू i0/2 और इसकी एवरेज वैल्यू i0/पाई। और अगर फुल वेव कहीं पे दिख जाए तो i0/√2 और इसका यहाँ डबल हो जाएगा 2i0/पाई। तो ये डेटा थोड़ा रट लो, रट लेने वाली बात है, मतलब रट लो, काम आएगा। चलिए ठीक है, मान लो कहीं पे आपको दिख जाए एक ऐसा यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2√t और आपको इसकी एवरेज और RMS वैल्यू निकालनी है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले इसकी। जैसे हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते थे हम एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, ऊपर इंटीग्रेशन कर लेते थे, इंटीग्रेशन 2√t का dt के रिस्पेक्ट में। चलिए, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, और डिवीज़न में हम करते थे 4-2। याद आ गया भाई। हम क्या करते थे, 2√t मतलब अपने इक्वेशन का जिस पे भी डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते, जहाँ से जहाँ तक एवरेज निकालनी थी वो लिमिट रख देते थे 4-2। चलिए, अब तो बड़ा ही आसान है। क्या हो जाएगा, 4-2 माने 2 हो जाएगा। ये तो मैंने 1/2 आगे ही लिख लूँ, 4-2 डिनोमिनेटर में है, वो वैल्यू मैंने आगे रख दी। t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको एक पावर बढ़ानी है और बढ़ी हुई पावर आपको, जितनी पावर आपने बढ़ाई वही आपको नीचे रखनी है। चलिए भी ठीक है, यहाँ पे 2, t की पावर 1/2 थी तो 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1। चलिए हो गया। ये जो मैंने था वो मैंने आगे लिख लिया, ये 2 का 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। t की पावर 1/2 थी और 1/2 + 1, यहाँ भी 1/2 + 1। चलिए ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये 2 तो वैसे भी कटने वाला है, 2 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2। और एक बात यहाँ पे लिमिट भी रखनी है। लिमिट अपनी थी 2 से लेके 4 तक, मैं यहाँ रख लूँ 2 से लेके 4 तक। चलिए, यहाँ भी नीचे तो कोई लिमिट नहीं रखोगे तो चलेगा, 2 से लेके 4 तक। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 3/2 माने 2/3 हो जाएगा। पहले मैं 4 रख लूँ, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। चलिए ये भी ठीक है। अब क्या होगा, चलिए तो ये हो जाएगा 2/3 और 4 की पावर 3/2, मतलब आप पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर रूट निकाल लो, या तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्यूब कर लो। चलिए, तो मैं पहले यहाँ क्यूब कर लेता हूँ। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 × 16, 4 × 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 माइनस, और यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। चलिए, ये हो गई इसकी एवरेज वैल्यू 2√t। अब इसके RMS वैल्यू निकाल लेते हैं। RMS वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते, देखो। चलिए, तो पहले मैं क्या करूँ, RMS वैल्यू निकालने के लिए, RMS वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। चलिए, तो 2√t का स्क्वायर हो जाएगा 4t। चलिए भी ठीक है, मैंने पहले कर लिया है स्क्वायर। देखो, मैं यहाँ टाइम नहीं बगाड़ूंगा आपका, आप देख लो, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √t का t हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लो dt। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, डिवाइड बाई 4-2। चलिए, एवरेज भी हो गया। अब मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना भूलना नहीं है भाई, तो मैंने यहाँ निकाल लिया स्क्वायर रूट। चलिए, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। 4-2 डिनोमिनेटर में जो 4-2 है वो 2, ये 2 2 × 4 हो जाएगा, बचेगा 2। अभी भी स्क्वायर रूट तो है ही यहाँ पे। चलिए, स्क्वायर रूट, यहाँ बचा 2, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। अरे हाँ या ना, t का इंटीग्रेशन t²/2, और लिमिट मुझे यहाँ रखनी है 2 से लेके 4 तक।
चलिए वापस यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, क्योंकि लिमिट रखने में इसका तो कोई रोल है नहीं, तो स्क्वायर रूट। चलिए तो मुझे करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। 16 माइनस 4 माने 12, 12 का स्क्वायर रूट आप निकाल लो, 4 3 ज़ा 12, 2√3। चलिए हो जाएगी इसकी आरएमएस वैल्यू। एक और देखते हैं, मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म हैज बीन शोन इन फिगर, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म और एवरेज वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे कहीं पे आपको इक्वेशन तो दिया ही नहीं है, फिर भी आपको एवरेज वैल्यू पूछी है। अगर कहीं पे इक्वेशन नहीं दिया, एवरेज वैल्यू पूछी, हमारी बात हुई थी वहाँ पे आपको ग्राफ दिया होगा। चलिए ये भी ठीक है, ग्राफ दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, ये एक साइकिल ख़त्म हुई, वापस बिल्कुल ऐसी ही साइकिल शुरू हुई, वापस ऐसी ही साइकिल शुरू होने जा रही है। तो ये साइकिल जब रिपीट हो रही है वहाँ तक का टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड मुझे कुछ मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे देखो इसका टाइम पीरियड, यहाँ से ये रिपीट करना शुरू कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ तक इसका टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है ये 100, और साथ में यहाँ भी देखना ये मिली सेकंड में है, डायरेक्ट 100 मत ले लेना, ये हो जाएगा टाइम पीरियड इसका 100 मिली सेकंड। चलिए 100 मिली सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें मिली जाएगी, फ्रीक्वेंसी माने हो जाएगा 1/t, टी की वैल्यू 100 मिली सेकंड है, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर भेज दो, 10⁻+3 हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। 10⁻³ माने 1000, 1000/100। चलो ये तो ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कभी कभी क्या है भाई, एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते तो थोड़ी दिक्कतें खड़ी होती, इसलिए देखो और बात कि एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू में भी कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने आगे देखा था, आप एक काम करो, इसका एरिया निकाल लो, और हाँ एक बात कि आपको सबका एरिया नहीं निकालना है भाई, यहाँ तक ही निकाल लो एक साइकिल का, वही इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो ये हो जाएगा 100 - 0, एक साइकिल का निकाल लो, काफ़ी है 100 - 0। तो इसका एरिया तो आप निकाल लोगे, हाफ, ये तो ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका हो जाएगा 100 और हाइट इसकी हो जाएगी 10। ठीक है भाई, बेस इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 100, हाइट इसकी हो जाएगी 10, डिवीज़न में 100 - 0, ये तो हो जाएगा 100। आपको यहाँ पे यूनिट चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ करोगे कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 कट हो जाएगा, और 10/2 माने 5 वोल्ट। चलिए वोल्टेज दिया था 5 वोल्ट, हमारी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। चलिए ये भी ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे कि इफ अ डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू A एम्पियर, चलिए, इज सुपर इम्पोज ऑन अल्टरनेटिंग करंट B sin ωt। चलिए ये A, ये B sin ωt, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट। चलिए यहाँ पे एक नीचे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो I = 3 + 4 sin ωt, बिल्कुल ये वही है जैसे मैंने आगे बताया था A + B sin ωt। अगर ये और ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाए तो ये नेट करंट कैसे बनेगा, एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जैसे यहाँ पे 3, एक वैल्यू वेरिएबल रहेगी जैसे यहाँ पे है 4 sin ωt। आपको निकालना है इफेक्टिव वैल्यू, यहाँ भी निकालना है इफेक्टिव वैल्यू। चलिए तो इफेक्टिव वैल्यू मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू नहीं होती, और एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू काफ़ी इफेक्टिव है। तो फिजिक्स में जहाँ जहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है वहाँ पे एवरेज से ज़्यादा आरएमएस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। चलिए ये भी ठीक है। तो मुझे निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू नहीं आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे नेट करंट अपना ऐसे हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा B sin ωt। चलिए इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मान लो आप साइन और कोस फंक्शन की बात कर रहे हो, साइन फंक्शन और कोस फंक्शन की, मान लीजिए साइन थीटा है या फिर कोस थीटा है, आप इन दोनों का पूरे टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड पे एवरेज निकाल लो, ये हो जाएगा 0। एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, पूरे टाइम पीरियड का एवरेज हो जाएगा 0 ही होगा भाई,
यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नेट ले लो, ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको साइन स्क्वेयर दिख जाए, साइन स्क्वेयर थीटा या फिर कोस स्क्वेयर थीटा, ये कहीं पे दिख जाए तो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये हो जाएगी 1/2, दोनों की 1/2 हो जाएगी। ये रट लेना है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और कोस स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अगर आप यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो तो ये 1/2 और पीछे वाले की एवरेज वैल्यू तो वैसे भी जीरो हो जाएगी। हमने देखा साइन और कोस दोनों की पूरे एक साइकिल पे एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आप याद रख लो, एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। हर बार ये सोचना नहीं है, याद ही रख लेना है। साइन और कोस की पूरे साइकिल पे एक एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगी। चलिए, तो ये यहाँ थोड़ा काम आएगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, मतलब आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या करूँगा आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए? चलिए यहाँ ही लिख लेता हूँ आरएमएस वैल्यू, वही इफेक्टिव वैल्यू है आरएमएस वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकालना, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे ये करना पड़ेगा आई स्क्वेयर डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक डिवाइड बाई टी माइनस 0, और इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। चलिए भी ठीक है, ये हो गया आरएमएस। वापस सीख लो, पहले मैंने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, मतलब इंटीग्रेशन जो भी करना था, फिर मैंने ले लिया स्क्वायर रूट। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लोगे टी माइनस 0, ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट में, चलिए ये हो जाएगा 1/t, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से लेके टी तक के इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए ये हो गया इसका स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है। नीचे वाला तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है भाई, ये तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी मैंने कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इसकी तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी 0 से लेके टी तक में, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। चलिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, डायरेक्ट लिख लो तो ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/t, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और 1/2 और टी। क्यों ऐसा हुआ भाई, ये भी देख लो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन कोई बात नहीं। ए स्क्वायर ये तो अपना कांस्टेंट था ए स्क्वायर, तो आपने अगर इंटीग्रेशन किया तो जैसे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया टी। ए स्क्वायर तो अपना था कांस्टेंट, अरे भाई ए स्क्वायर तो अपना था कांस्टेंट और यहाँ पे था डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी। इसका तो कुछ लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। इसका मैंने 1/2 लिया तो बी स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी स्क्वायर, अरे भाई इसका मैंने 1/2 लिया है तो 1/2 माने ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1/2, बी स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर बाई 2 का हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। चलिए थोड़ा स्पीड में करना है भाई। ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर टी, इसका तो 0 हो गया। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का मैंने 1 टाइम पीरियड पे एक साइकिल पे 1/2 मान लिया, 1/2 ही होता है, बी स्क्वायर बाई 2 और डी टी का हो गया टी। टी टी काट दो यहाँ पे, और ये याद रख लो अंडर रूट स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। चलिए तो आप यहाँ पे अगर आपको दिया है तो बार बार ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लो, ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, यहाँ से आप कर लेना खुद से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक और बात कि यहाँ पे एक आपको करंट दिया है I = I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज दिया है E0 कोस ओमेगा टी प्लस π/3। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। चलो फेज डिफरेंट ये होता है इसका फेज, यहाँ पे फेज ऐसा है, तो फेज डिफरेंस डायरेक्ट लिखना नहीं है भाई π/3, देखा नहीं कि लिखा नहीं,
अरे भाई फर्क है, ये साइन है ये कोस है, या तो दोनों साइन में होने चाहिए या तो दोनों कोस में होने चाहिए, उसके बाद ही फेज का डिफरेंस आप निकाल पाओगे। वापस बता रहा हूं, डायरेक्ट π/3 नहीं लिखना है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो या तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो। दोनों कोस में होने चाहिए, दोनों साइन में होने चाहिए, तभी आपका फेज डिफरेंस सही माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे ये कर लूँ कि अगर मान लो कहीं पे आपको प्लस कोस थीटा दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम करो, ये कर लो साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। जी बिल्कुल सही है। अगर मान लो कहीं पे आपको माइनस कोस थीटा दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम कर लो, ऐसे कर लो साइन π/2 माइनस थीटा। सॉरी, मेरी गलती, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस π/2, थीटा माइनस π/2। तो मैं यहाँ भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ऊपर भी थोड़ा याद रहे ऐसा लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा प्लस π/2, सॉरी π/2 थीटा प्लस π/2 और थीटा माइनस π/2। जी बिल्कुल सही है। अगर कोस थीटा कहीं पे दिख जाए तो आप ऐसा कर लो साइन थीटा प्लस π/2, अगर माइनस कोस थीटा दिख जाए तो आप थीटा माइनस π/2 कर लो। यहाँ पे तो क्या होगा कि π/2 प्लस थीटा, ये तो कोस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐसा करना है तो पहले माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। चलिए, तो याद रख लो, काफ़ी काम आएगा। आपको कभी भी साइन को कोस में कन्वर्ट नहीं करना है, कोस को ही साइन में कन्वर्ट करना है। फेज डिफरेंस कहीं पे पूछे तो अगर कहीं पे कोस दिया है तो थीटा प्लस π/2, माइनस कोस दिया है तो थीटा माइनस π/2। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करो, ये तो अपना जो था I = I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। लेकिन कोस को मैं कन्वर्ट कर लूँ, ये हो जाएगा E0 कोस, ये हो जाएगा साइन प्लस ही है, इसलिए मैं थीटा प्लस π/2 कर लेता हूँ, ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस π/2। चलिए ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी, और ये ज़्यादा है, ये पूरा हो जाएगा इसका फेज डिफरेंस। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, करंट दे दिया है I = I1 cos ओमेगा टी, I2 साइन ओमेगा टी। आपको इसकी निकालनी है आरएमएस वैल्यू। तो आप एक काम करो, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू किसी भी फंक्शन की निकालनी है, तो एक काम करो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2 कर लो, ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू। वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकालनी सीखी है भाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट करके I1² प्लस I2²। यहाँ अंडर रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर है नहीं है, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है। चलिए, तो दोनों में अंडर रूट है, अंडर रूट I1² प्लस I2², लेकिन डिवाइड बाई √2 करना है, डिवाइड बाई √2, ये अपना सही आंसर रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, सोचो भाई, एक आपको वोल्टेज दिया है 120 साइन 100πt कोस 100πt। आपको पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज निकालनी, पीक वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पीक वैल्यू देखा नहीं कि किया नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। ये 120 है, देखो भाई 120 नहीं है, यहाँ साइन और कोस से हमारी शुरू में बात हुई थी लेक्चर के शुरू में कि अगर आपको कहीं पे साइन और कोस दिख जाए तो ऐसा नहीं करना है। 120 वाला तो फंसना ही नहीं है इसमें भाई, 120/√2 ऐसा नहीं करना है। तो क्या करते थे हम भाई, यहाँ पे v = 2 से डिवाइड करते थे 120/2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 200πt। सही है। चलिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। साइन 100πt की जगह मैंने 200πt लिख लिया। अब ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 60। जी बिल्कुल सही है। और भी दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी में ये फंसना नहीं है, 200 नहीं है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। ये अपना ओमेगा है,
टी के अलावा जो दिख रहा है वो अपना ओमेगा है, ओमेगा की जगह आप लिख लो 2πf, और यहाँ पे 200 पाई है, पाई पाई कट जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारे मिल जाएगी 100 हर्ट्ज। तो ये अपना सही आंसर रहेगा। जल्दी मिलते हैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, नए नए वीडियो, नए नए क्वेश्चन देखने। अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।